चलो शुरू करते हैं हम लोग। आज लिखना ही है ज़्यादा, जो भी क्वेश्चन आंसर टाइप में है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। चलिए शुरू करिए। कुछ हड़प्पा के स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के, और वो कहाँ हैं ये लिखना है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ स्थल हैं और उनकी लोकेशन कहाँ है, किस राज्य में है, कहाँ है, वो लिखना है हमको। तो हम एक तरफ लिख लेंगे हड़प्पी स्थल, एक तरफ स्थिति। एक तरफ लिख लेंगे हड़प्पी स्थल, एक तरफ स्थिति। हड़प्पी स्थल एक तरफ लिख लें स्थिति। हम बताने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, कास्यगीन सभ्यता, ये सब हड़प्पा सभ्यता के ही नाम हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थान हैं, जैसे पहला स्थान है मांडा। मांडा कहाँ है? राजस्थान में। मांडा राजस्थान में है कि कहीं और कहीं? मांडा है, बता दें, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पहला स्थान है मांडा, जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद एक स्थान है। एक है कालीबंगा और राखी गढ़ी। ये सारे स्थानों को लिखना है। तो कालीबंगा है राजस्थान में, दायमाबाद है महाराष्ट्र में, और राखी गढ़ी है हरियाणा में। दिख रहा है सही? अच्छा, राखी गढ़ी हरियाणा। चलिए बड़ा लिख देते हैं थोड़ा भी। राखी गढ़ी हरियाणा में। फिर दूसरी ले लो कोई। राखी गढ़ी हरियाणा में। जेल पेन ले लिया को, इससे चलेगी अच्छी हो। चलो लिख लो आज। ये लिख गया। कल हमने बताया था गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के किनारे। वो कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में। गौतम बुद्ध गया त्याग करने के बाद वैशाली गए थे, कल हमने बताया था। वो वैशाली में अलार कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। उसके बाद चले गए थे वो राजगीर में उन्होंने ली थी रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा। उसके बाद उरुवेला गए, जहाँ उनको 5 और साधक मिले थे, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी। ये 5 और तपस्वी मिले थे वहाँ, उन्हीं के साथ भी तपस्या की। चलिए आज अगला लिखिए। सिंधु सभ्यता के बाद आप लोग पढ़ते हैं जब, तो वैदिक सभ्यता आ जाती पढ़ने के लिए। तो वैदिक सभ्यता में कुछ नदियाँ थी, उनके आधुनिक नाम अलग हैं। तो हम बताएंगे वैदिक नदियाँ और उनका आधुनिक नाम। वैदिक नदियाँ और उनका आधुनिक नाम। जैसे वैदिक नदी थी एक कुभा, अब उसको आज कहते हैं काबुल। आज उसका नाम क्या है? कुभा का काबुल नाम है। दूसरी वैदिक नदी है पर्शणी का नाम है रावी। पर्शनी का नाम है, आज नाम है उसका रावी। आज नाम है उसका क्या? रावी। एक नदी थी सदानीरा का आज अगर नाम देखेंगे तो इसका नाम है गंडक। सदानीरा का आज नाम है गंडक। एक है सुतुद्री, इसका नाम है आज सतलज। ये हो गई वैदिक कालीन नदियाँ। आज हम लोग फैक्ट पे ही केवल लिखने वाले हैं, सब क्वेश्चन आंसर टाइप में जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, जिनसे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं वही लिखने वाले। आज कुछ ज़्यादा समझने वाले नहीं हैं, आज सब लिखेंगे ही बस।
सदानीरा, सदानीरा गंडक। सदानीरा का जो प्राचीन नाम सदानीरा है, उसका आधुनिक नाम है गंडक। गंडक, गंडक। इसके बाद हम बात करने वाले कुछ रचनाओं के विषय में और उनके जो लेखक हैं, रचयिता हैं, रचनाकार हैं, उनके विषय में। ये लिख गया है? चलिए, कुछ रचनाएं हैं उनको लिखने वाले हम लोग। बताना है, जैसे हम रचना लिख रहे हैं। नागानंद, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका किसकी रचना है? रत्नावली प्रियदर्शिका। तो एक तरफ है रचना है, एक तरफ रचनाकार, कुछ भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये सब रचनाएं हर्ष की हैं। हर्ष, ये सब रचनाएं हर्ष द्वारा लिखित हैं, बनाई, लिखी गई हैं, की गई हैं। और है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? ये रचना है कालिदास की। मालविकाग्निमित्रम रचना है कालिदास की। मालविकाग्निमित्रम रचना है कालिदास की। और अगली रचना है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, ये रचना है विशाख दत्त की। विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त। एक है बुद्ध चरित्र। सौंदरानंद, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सूत्रालंकार। सूत्रालंकार, ये रचनाएं किसकी बताइए? बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सूत्रालंकार, ये रचनाएं हैं पूरी। ये सब सारी रचनाएं हैं अश्वघोष की। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? अश्वघोष की। सही दिख रहा है? सही हल्की तो नहीं लग रही? ये सारी रचनाएं अश्वघोष की हैं। एक और है कर्पूर मंजरी, एक रचना है कर्पूर मंजरी, ये है राजशेखर की रचना है। राजशेखर की, कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है। तो कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष की, सौंदरानंद अश्वघोष की, सूत्रालंकार, तीनों रचनाएं अश्वघोष की हैं। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, याद रखना तीनों ही, तीनों हैं ये। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन, हर्ष की। मालविकाग्निमित्रम कालिदास, मालविकाग्निमित्रम कालिदास। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। लिख गया होगा? चलिए आगे लिखिए। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, आगे लिखिए। नहीं लिख लिया करिए पूरा, रुक जाया करेंगे हम थोड़ा। लिखना बहुत ज़रूरी है। आगे लिखिए। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने बहुत अधिक सम्मानित किया, जिनको अकबर ने बहुत अधिक सम्मानित किया, वह थे हरविजय सूरी, हरविजय सूरी। हरविजय सूरी। नई लाइन से फिर लिख लो। अकबर ने हरविजय सूरी को, अकबर ने हरविजय सूरी को अकबर ने हरविजय सूरी को जगत गुरु, अकबर ने हरविजय सूरी को जगत गुरु
अकबर ने हरविजय सूरी को जगत गुरु और जिनचंद सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी। अकबर ने हरविजय सूरी को जगत गुरु और जिनचंद सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी। अकबर ने, लिख लो, अकबर ने हरविजय सूरी को जगत गुरु और जिनचंद सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी। युग प्रधान की उपाधि दी। आगे लिखिए, जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष, लिख लोगे ना, चरमोत्कर्ष मतलब चरमोत्कर्ष का काल था। मतलब स्वर्ण काल कहा जाता है चित्रकला का। चरमोत्कर्ष का काल था। हाँ, लिख लो, चरमोत्कर्ष का काल था। आगे लिखिए, अब पूछा जाएगा कि मतलब मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल तो है जहांगीर का काल, लेकिन अगर पूछा जाए कि मुगल चित्रकला की नींव किसके समय पड़ी, तो याद रखना हुमायूं के समय पड़ी है। मुगल चित्रकला के अगर पूछा जाए नींव किसके समय पड़ी, तो हुमायूं के शासनकाल में मुगल चित्रकला की नींव पड़ी है। चलिए याद रखना, किसी समय लिख लेना, लिखना चाहो लिख लो। मुगल चित्रकला की नींव अगर पूछा जाए तो हुमायूं के काल में बताना है। मुगल चित्रकला की नींव किसके समय पड़ी, हुमायूं के शासनकाल में पड़ी। और स्वर्णकाल किसको काल को कहा जाता है, जहांगीर के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। आगे लिखिए, मुगल चित्रकला की जो नींव पड़ी है ना, जहाँ से शुरुआत हुई, वो हुमायूं का काल है। उस जो कहा गया स्वर्णकाल मुगल चित्रकला जिसमें चरमोत्कर्ष पर था, वो किसका काल था, वो जहांगीर का काल था। अब लिखिए आगे, आगे लिखिए, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय, लंदन में ब्रिटिश इंडिया लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। भारत का बादशाह था अकबर। भारत का बादशाह था अकबर। लिखो, अबुल हसन और अकारिजा। अबुल हसन और अकारिजा। अबुल हसन और अकारिजा। अबुल हसन और अकारिजा। अबुल हसन और अकारिजा जहांगीर के समय के चित्रकार हैं। जहांगीर के समय के चित्रकार हैं। अबुल हसन और अकारिजा जहांगीर कालीन चित्रकार हैं, या जहांगीर के समय के चित्रकार हैं। जहांगीर के समय के चित्रकार हैं।
लिखिए, लिखो राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय ने क्या है, इनको राजा की उपाधि देके इंग्लैंड भेजा था। कहाँ भेजा था? ब्रिटिश, तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट वहाँ थे विलियम चतुर्थ, उन्हीं के पास भेजा था। और इसलिए भेजा था कि जो इनको मुग़ल बादशाह को जो पेंशन मिल रही थी उसको बढ़वाने के लिए, बातचीत करने के लिए वहीं भेजा था ब्रिटिश सरकार में। इनकी मृत्यु भी वहीं हो जाती है, ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है 1833 में, राजा राम मोहन राय की। तो किसने भेजा था इनको ब्रिटिश सरकार के पास? सम्राट विलियम चतुर्थ का शासन था उस समय, और अपने यहाँ से अकबर द्वितीय ने उन्हें भेजा था पेंशन की बातचीत करने के लिए, बढ़वाने के लिए। ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है, वहीं ब्रिस्टल में ही 1833 में। अब नई लाइन से लिख लो, सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को, सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि से सम्मानित किया। युगदूत, युगदूत की उपाधि से सम्मानित किया। अब कुछ झील हैं और बताना है कहाँ है लोकेशन उनकी ना। तो एक जब झील लिख सकते हैं, एक तब लिख सकते हैं स्थिति। जैसे एक है लोनार झील, बताइए कहाँ लोनार झील, वो कहाँ है? और स्थिति लिख लो। लोनार झील महाराष्ट्र, लोनार झील महाराष्ट्र। लोनार झील महाराष्ट्र। दूसरी झील है नक्की झील, नक्की, नक्की झील, नक्की झील राजस्थान। नक्की झील कहाँ है? राजस्थान में। ये है महाराष्ट्र में, ये है राजस्थान में। अगली झील है कोलेरू झील, कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और एक है पुलिकट झील, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, दोनों में आ जाती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, तो दोनों में जो पेपर मिले उसमें लगाना है।
तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है झील। अगला लिखिए। अच्छा, रबी की फसल और खरीफ की फसल ये तो जानते ही होंगे सब लोग। रबी की फसल है, खरीफ की फसल। रबी की फसल कब बोई जाती है? ये अक्टूबर और नवंबर महीनों में, ये जब गेहूं बोए जाते हैं वही रबी की फसल है ना। मतलब जाड़े में बोई जाती है, गर्मियों में ये काटी जाती है, बोई जाती है। और कब काटी जाएगी? गर्मियों में, मतलब मार्च और अप्रैल में। मार्च अप्रैल में लगभग काटी जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाएगी। रबी की फसलों में जो मुख्य फसलें आती हैं, गेहूं है, गेहूं, जौ है ना, चना, ये सब लिख लेना जो अभी दिखे। और उधर मटर, आलू, सरसों, है ना, ये सब चीज़ नहीं है तो रबी में है ना वो। लिख लो आलू, सरसों। इसमें पूछा जाता है इसमें कौन सी रबी की फसल है, कौन सी रबी की फसल नहीं है, कौन सी खरीफ की फसल है, ये सब। लिख लिया? अब दूसरे जैसे होती खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो है गर्मियों में लगाई जाती है, बोई जाती है और अभी काट ली जाएगी। गर्मियों में मतलब कि खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में जो है इसकी बुआई होगी, जून जुलाई में होगी बुआई। और इसकी कटाई कब हो जाएगी? नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई हो जाएगी। कुछ फसलें कट जाती हैं, वो थोड़ा देर से कटती हैं, तो फिर गेहूँ देर से बोया जाता है ना, नवंबर। और 60 दिन वाला गेहूँ बो देते हैं 2 महीने में, 60, तो 2 महीने वाला गेहूँ बो देते हैं जो 2 महीने में तैयार हो जाए। इसमें जैसे कौन कौन सी जैसे आती हैं? धान, मुख्य फसल इसकी क्या है? धान ही तो है। जैसे उसकी मुख्य फसल गेहूँ देखा जाए, ज्वार, तिलहन, है ना, बाजरा, मक्का, अरहर। हाँ, बस इतने लिख लो, बाजरा, मक्का, अरहर, ये सब आ जाएंगी तुम्हारी खरीफ की फसलों में। ये सब सारी फसलें कहाँ जाती हैं? खरीफ में। देखो दिख रहा है, खरीफ की फसलों में आ जाती है, ये सारी आ जाती है खरीफ की फसलों में। चलिए इसको लिखिए, तो आगे लिखिए। अब हम पढ़ने वाले हैं परियोजनाएं जो नदियों में बनाई गई हैं। वो परियोजनाएं बहुत सारे उद्देश्यों के लिए बनाई जाती हैं। कुछ तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं ना। परियोजनाएं हटा दें, परियोजनाएं बनाई जाएंगी किस लिए? नदियों का पानी रोक के बांध बना के बनाई जाती हैं, तो उनसे बिजली भी बनाई जाती है कुछ परियोजनाओं से। सिंचाई के लिए भी उनका पानी यूज किया जाता है, पेयजल के लिए भी यूज किया जाता है। सभी बहुउद्देशीय कार्यों के लिए जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारी नदी परियोजनाएं बनाई गई हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन सी परियोजना है, किस नदी पर है और उनसे कौन कौन से राज्यों को लाभ हो रहा है। 3 चीज़ें देखने वाली हैं। कौन सी परियोजना है ये देखेंगे, वो परियोजना किस नदी पर है और उनसे किन किन राज्यों को लाभ हो रहा है। तो परियोजना बनाने का उद्देश्य सिंचाई करना भी हो सकता है, लोगों के लिए पेयजल उपलब्ध कराना, और विद्युत निर्माण भी हो सकता है। और सिंचाई तो एक मुख्य है कि कहीं पानी नहीं जा रहा तो बांध बना के रोक के पानी वहाँ पहुँचाया जाता है। उससे बिजली बना सकते हैं, उससे हम लोग सिंचाई भी कर सकते हैं, पेयजल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना।
परियोजना का नाम है भाखड़ा नागल परियोजना। किस नदी पे बना है? ये बनी है सतलज नदी पर परियोजना, सतलज नदी पर। और इनसे जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं पंजाब, हरियाणा और क्या होगा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। इनसे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ पे है? सतलज नदी पर है। दूसरी परियोजना है हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना ये है महानदी पर, उड़ीसा में है महानदी, महानदी पर। और इससे जो लाभान्वित होने वाला राज्य है उड़ीसा, ओडिशा। इससे लाभान्वित होने वाला राज्य है ओडिशा। तो हीराकुंड परियोजना, हाँ हिमाचल प्रदेश। हाँ, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी उड़ीसा, लाभान्वित राज्य है उड़ीसा। नागा अर्जुन सागर परियोजना, नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी पर। और इससे लाभान्वित होने राज्य हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। एक परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ? नर्मदा नदी पर है। और इससे लाभान्वित वाले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, गुजरात। ये हमने मुख्य मुख्य 4 परियोजनाएं देखी। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है और इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। दूसरी हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है, उड़ीसा लाभान्वित हो रहा है। तीसरी नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इससे लाभान्वित हो रहा है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात से गुजरात को इससे लाभ हो रहा है। लिख गया है? लिखिए। लिख गया है सब? चलिए अगला लिखिए। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और 1312 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 1312 किलोमीटर की यात्रा करते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है।
1312 किलोमीटर की यात्रा करते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात, खंभात इधर ऐसे ऐसे देखोगे ना, ऐसे इधर अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है कि? हाँ, अरब सागर में। लिख लिया? लिखिए आगे। दामोदर नदी, दामोदर नदी दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यह नदी प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल होती जा रही है। यह जैविक मरुस्थल कहलाती है। यह नदी प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है। यह नदी प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है। यह नदी प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है। अब आगे लिखो नई लाइन से। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी लिखिए अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। दक्षिण भारत में एक पहाड़ी है अन्नामलाई नाम की। दक्षिण भारत में एक पहाड़ी है अन्नामलाई, उसी पे है ये सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, ये अन्नामलाई पहाड़ी पर। और यहाँ से 3 पहाड़ियाँ निकलती, 3 है ना, तीनों दिशाओं में 3 पहाड़ियाँ निकलती हैं। अगर दक्षिण की ओर देखा जाए, इधर अनाईमुडी है एक पहाड़ी, ये कोई पहाड़ी है, इसी पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। यहाँ से दक्षिण की ओर एक इलायची पहाड़ी निकल जाती है, कार्डमम पहाड़ियाँ जिसे कहते हैं, इलायची पहाड़ियाँ है ना, कार्डमम पहाड़ियाँ भी कहते हैं। उत्तर की ओर अन्नामलाई पहाड़ियाँ, और मतलब ये एक केंद्र बिंदु है। उत्तर को अन्नामलाई पहाड़ी है, दक्षिण को वो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं, और पूर्व की ओर पालनी पहाड़ियाँ हैं। उत्तर पूर्व मतलब कि उत्तर ये और ये पूर्व, ये पालनी पहाड़ियाँ हैं। 3 पहाड़ियाँ इस जगह पे एक बिंदु पर हैं। अन्नामलाई पहाड़ी पर ही सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। चलिए आगे लिखिए। आगे बोलें। भारतीय संविधान में
भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 का जोड़ा गया भाग 4 का जोड़ा गया भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का में भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का में 51 का में भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का में अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य जोड़े गए तो 10 जोड़े गए थे, लेकिन अभी वर्तमान लिख लो, वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या है 11। जोड़े 10 ही गए थे, एक मूल कर्तव्य भी बाद में 2002 में जोड़ा गया है। आगे लिखिए। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। लिख लो, 1 अक्टूबर 1953 को इसको गठित किया गया था। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953। लिखा। अब लिखो अनुच्छेद 61 में क्या है? अनुच्छेद 61 याद है? चलो लिखो, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की
प्रक्रिया का वर्णन है। की प्रक्रिया का वर्णन है। देखो, भारतीय संविधान के भाग 18 में, भारतीय संविधान के भाग 18 में, संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में, भारतीय संविधान का भाग 18, भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक, 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो सुन लीजिए, फिर लिखिए। भाग 18 में 352 360 तक आपातकाल का उपबंध दिया गया है। राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपात घोषित करने का अधिकार है। 352 के तहत वो राष्ट्र में राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। ऐसी युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अगर देश में हो गया है, या तो युद्ध हो गया हो, कोई बाह्य आक्रमण हो गया हो, या देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, मारकाट वाली स्थिति, मतलब शस्त्र के साथ ना, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद उसको शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 352। दूसरा अनुच्छेद 356 है। और यदि राज्यों में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा, राज्यपाल ऐसी संस्तुति करता है, लिख के देता है केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है 356 के तहत। 360 के 352 में राष्ट्रीय आपात है, इसमें है राष्ट्रपति शासन, यह राज्यों में लगेगा। और ये वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात ये भी लगा सकता कौन? राष्ट्रपति। वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया, वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया। तो लिख लो तीनों, 360, 352, 356। लिख लिया? लिखिए। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा, संसद के 2 सदन है ना, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो राज्यसभा तो स्थायी सदन है, उस दिन बताया था हमने। लोकसभा कैसा लिखिए? लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर
जिसे कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग किया जा सकता है। अब देखो समझ लो कुछ चीज़ें फिर लिखना, ठीक। लोकसभा की जो संरचना है, चल रहा, लोकसभा की संरचना का जो उल्लेख है अनुच्छेद 81 में है। समझना है, लिखना बाद में भी। लोकसभा की जो संरचना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 में। लोकसभा निम्न सदन होता है। वैसे तो लोकसभा 5 साल के लिए होती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। दो बातें समझ में आ गई। लोकसभा की जो अधिकतम संख्या हो सकती है अब 550 हो सकती है। पहले जब दो आंग्ल इंडियन वाला ख़त्म कर दिया गया, आंग्ल इंडियन वाला, दो एंग्लो इंडियन जो आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते हैं वो ख़त्म हो गए, तो अब कितने हो सकते हैं? 550 हो सकते हैं। इसमें से 530 होंगे राज्यों से और 20 होंगे कहाँ से? केंद्र शासित प्रदेशों से। मतलब लोकसभा में अधिकतम कितने लोग जा सकते हैं? 550 जा सकते हैं। 550 सांसद चुन के जा सकते हैं। 530 राज्यों से जाएंगे और 20 कहाँ से जाएंगे? मतलब वो 520 जाएंगे तुम्हारे केंद्र शासित प्रदेशों से। वर्तमान में जो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए जो सीटें सुरक्षित हैं, एक अनुच्छेद है 330, एक अनुच्छेद है 330। इसमें लोकसभा में SC ST को आरक्षण है। लोकसभा में सीटें मतलब आरक्षित हैं इनके लिए। लोकसभा में अनुसूचित जाति, चल रहा से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये SC शेड्यूल कास्ट, ये शेड्यूल ट्राइब्स ST ना, इनके लिए अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए कितनी लोकसभा में सीटें आरक्षित हैं? 84 टोटल सीटें आरक्षित हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए 47। मतलब यहाँ से इन्हीं वर्ग का कोई व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा। जो 84 सीटें आरक्षित हैं SC के लिए, मतलब यहाँ से SC कैटेगरी का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। और यहाँ से ST कैटेगरी का जो 47 सीटें हैं वहाँ से ST वाला शेड्यूल ट्राइब्स वाला जनजाति समूह के लोग ही में से कोई चुनाव लड़ेगा। तो दो मतलब सीटें आरक्षित हैं। किस अनुच्छेद के तहत आरक्षित हैं? 330 के तहत SC ST को आरक्षण है। किसमें? लोकसभा में। लोकसभा में कितनी सीटें? SC के लिए 84 और ST के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। और जो लोग 18 साल के हो गए वो उनको वोट दे सकते हैं। लेकिन लोकसभा सदस्य के तुम्हें बनना है, अगर लोकसभा सदस्य मतलब सांसद बनना है तो हमें कितने साल का होना चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितने साल का? 30 वर्ष का राज्यसभा के लिए। तो लोकसभा का अगर सांसद बनना है तुम्हें तो 25 वर्ष होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए आदमी को, व्यक्ति को, पागल दिवालिया ना हो और किसी के लाभ पद पर ना हो ना। वैसे पागल दिवालिया होगा को वोट ही कौन देगा, है ना। लोकसभा में जो मंत्री परिषद बनती है, मंत्री परिषद ना, सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, 5 साल। लेकिन अगर आपातकाल की स्थिति है, कोई ऐसी स्थिति है कि चुनाव नहीं हो सकता, मान लो आज 5 साल पूरा हो गए, अब चुनाव नहीं कराया जा सकता, ऐसी स्थिति देश में नहीं है, तो संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। 1 साल के लिए संसद लोकसभा का कार्यकाल क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। वह अधिकतम 1 साल की ही बढ़ाएगी, फिर अगले साल बढ़े बढ़ा दे, अलग बात है। लेकिन आज चुनाव जैसे कराना है अब और चुनाव नहीं हो पा रहा तो संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। ठीक। लोकसभा में जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद होती है, मतलब मंत्री और उनका जो समूह, पूरी टीम होती है,
वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और लोकसभा में अगर बैठक, अगर लोकसभा की, जो हमने बताया था कोरम या गणपूर्ति, एक दिन बताया था, कोरम या गणपूर्ति, अगर लोकसभा की तो बैठक होनी है तो कम से कम सदस्यों का 1/10 उपस्थित होना चाहिए, तभी बैठक होगी। तो बस आज इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।